हेलो फ्रेंड्स, इट इज ओल्ड सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को दोहराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपके अंदर परफेक्शन आता है। आप चीज़ों को आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। अब जबकि 100 से भी कम दिन रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, तो हमने जो पुराने पूछे गए सवाल थे उसे कैसे हम अप्रोच करते हैं और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, इसी पर आधारित हमारा आज का वीडियो है। प्लीज़ इसे आखिरी तक आप देखेंगे, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है जिसमें 2021 में ये सवाल पूछा गया था। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी धन का जो संकेंद्रण है या केंद्रीकरण है, वो किस चीज को वायलेट करता है। आपके ऑप्शंस थे इसमें: राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। इसका जो सही आंसर है वो संविधान के आर्टिकल 39 बी एंड सी में छिपा हुआ है। और 39 बी ये कहता है दैट ओनरशिप and control of the material resources of the community are so distributed as to subserve the common good। यानी जो समुदाय के संपत्ति है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि सबों के हित में हो। इसका सेकंड पार्ट ये कहता, 39C ये कहता है, The operation of economic system does not result in the concentration of wealth। तो एग्जैक्टली ये जो वर्ड है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। रीजन आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, इसे हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा था और जिस तरीके से केशवानंद भारती के केस में ये कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें ये कहा गया कि अगर आर्टिकल 39 बी और सी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है और उससे आर्टिकल 14, 19 या 21 वायलेट होते हैं, ऑफ कोर्स राइट टू प्रॉपर्टी भी उस समय फंडामेंटल राइट था, तो इसकी वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनको एम्पावर किया गया था, और ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट, जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले आर्टिकल 31 के अंदर एक फंडामेंटल राइट में था, बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया और इसे 300A के तहत, आर्टिकल 300A के तहत इसे एक लीगल राइट बना दिया गया जो ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बगैर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नो पर्सन। नो पर्सन मतलब ये अधिकार, संपत्ति का अधिकार लीगल राइट में है, लेकिन इसे नागरिक के अलावा जो गैर नागरिक हैं यानी सिटीजन्स एंड एलियंस दोनों के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल होगा।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, आर्टिकल 2B। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स का जो बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंशिएटिंग जो उसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर जो सिटीजन या अगर वो पर्सन को भी दिया जाता है तो वैसे में वो देश के हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उनको अवेलेबल होता है, जबकि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है। उनको लोअर कोर्ट से यानी ट्रायल कोर्ट से फिर उनको चैलेंज करते हुए हाईएस्ट कोर्ट तक जाने का प्रोविजन होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमने अपने सीरीज में से सेकंड रखा, राइट टू प्रॉपर्टी। देन कम्स दी what is the exact constitutional status of India on 26th of January 1950? यानी भारत में जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत राज्य की स्थिति क्या थी? तो आइए हम इसको देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा ऑप्शन है सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा ऑप्शन है सॉवरीन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चौथा ऑप्शन है अ सॉवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जान लेना आवश्यक है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय सिर्फ 3 ही शब्द थे, सॉवरीन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बाद में 42वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 से संविधान के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और आज जो हमारा प्रेएम्बल है उसमें इन 3 शब्दों को भी शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अ सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाकी जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हैं उनको 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इसकी जो कैटेगरी है आप इसको मान सकते हैं कि दिस इज समथिंग जिसको कि आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यानी संवैधानिक सरकार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, यानी किसी देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता की चुनी हुई सरकार जहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी गवर्नड यूनिट्स और जो सेंट्रल यूनिट है उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरल मैनर में किया गया हो। दूसरा ऑप्शन कहता है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, यानी जो सरकार के मुखिया होते हैं उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर। और डी कहता है अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का असल में मतलब होता है कि जो संविधान के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है, जो संविधान के जो बनाए हुए नियम हैं, उससे सरकार का कोई भी अंग उसको ब्रीच नहीं कर सकता। यानी एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बी इट लेजिस्लेचर, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो। संविधान को ब्रीच करने का राइट किसी के पास नहीं है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं, संविधानवाद भी कहते हैं, जो कि एब्सोल्यूटिज्म के विपरीत विचारधारा है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब एब्सोल्यूट पावर किसी एक ऑर्गन में होता है। ज़्यादातर दुनिया के जो वर्किंग डेमोक्रेसीज हैं हर जगह संविधान को फॉलो किया जाता है और गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को संविधान को ब्रीच करने का अधिकार नहीं होता है। यूपीएससी ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ पे कि सरकार ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन मैनर में बिहेव नहीं कर सकती और ये कॉन्ट्ररी है किसके? एब्सोल्यूटिज्म के। सो दिस इज इन कॉन्ट्ररी टू एब्सोल्यूटिज्म। तो
RARY, कॉन्ट्ररी टू एब्सोल्यूटिज्म, ये इसके विपरीत विचारधारा है। संविधानवाद में सरकार की जो शक्तियां हैं वो संविधान से सीमित हो जाती हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट के बाद आपसे ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि नॉट पर यहाँ पे हमें जोर देना है। आप जब भी एग्ज़ाम में इस तरीके के सवालों का जवाब दें, आप नॉट अगर है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, आप उसको अपने ध्यान में रखें, तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। अब आइए ऑप्शंस को हम देखते हैं। 3 ऑप्शंस दिए हैं जो सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या एक विवाद का विषय है, जिसे कि कहा गया कि आर्टिकल 18 ये कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी किसी भी प्रकार के टाइटल को राज्य नहीं देगा। तो सवाल ये है कि ये टाइटल्स की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इस बात को लेकर एक विवाद था, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बालाजी राघवन केस 1996 के फैसले में कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं वो अवार्ड्स असल में लोगों के मेरिट का रिकॉग्निशन है। ये किसी हायरार्की या किसी तरीके का टाइटल नहीं है जो कि हेरिडिटरी है, और इसीलिए जो पद्मा अवार्ड सरकार देती है उससे आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या? ये जो स्टेटमेंट है पहला, ये स्टेटमेंट गलत हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। एक बार जनता पार्टी की सरकार में ही सिर्फ इसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से लागू कर दिया गया था और तब से लेकर अभी तक हर साल पद्मा अवार्ड्स लोगों को दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शन का पार्ट नहीं होगा, यानी जहाँ पे भी 2 अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारे ऑप्शन का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको आंसर मिल जा रहा है कि आंसर सिर्फ सी में ऑप्शन 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। एग्जैक्टली ये 5 नहीं है, एक्चुअली ये 3 है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर एक बार 4 अवार्ड भी दिए गए हैं। 1999 में 4 भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे, इसीलिए जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जो आपका करेक्ट आंसर का सीक्वेंस मिलेगा वो 1 और 3, क्योंकि 1 भी गलत है और 3 भी गलत है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन गलत हैं, तो आपका आंसर होगा 1 और 3। तो ये हमारा एक प्रयास था जिसमें कि हम आपसे ये डिस्कस कर सके कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। हम दूसरे वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ताकि आपको क्या है कि स्टैंडर्ड का पता चले कि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और हमें इस तरीके से क्या है इसका अटेम्प्ट करना चाहिए। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ।